तो स्लोसेन फिल्टर में ये पहले देखने में इसका ये ड्राइंग है स्लोसेन फिल्टर का, एक फिल्टर बेड कैसे देखने में आता है ये ड्राइंग है। ठीक है, पहले है इनलेट वाटर, जो हम सेडिमेंटेशन एडिड कोआगुलेशन, जो क्लैरिफोकुलेटर है, क्लैरिफोकुलेटर वाटर को यहाँ पे इनलेट होगा, तो ये है फिल्ट्रेशन का इनलेट पॉइंट। और इसको कहते हैं इनलेट चैम्बर। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, नॉट प्लान व्यू। ये है क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये है इनलेट चैम्बर, और ये है आउटलेट चैम्बर, और ये से और ये है फिल्टर बेड, ये है फिल्टर बेड, ये है फिल्टर बेड। और नीचे है इसको बेस, फिल्टर बेस कंक्रीट के जनरली कंक्रीट और ब्रिक और कंक्रीट का यहाँ पे फ्लोर है, फ्लोरिंग ऑफ द टैंक, फ्लोर है और बेस है। उसके कंक्रीट बाद ब्लॉक यहाँ है, पे हाँ कंक्रीट ब्लॉक है। अच्छा, ये नीचे जो है वो पहले नीचे हम अंडर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब वाटर जो फिल्टर होगा, फिल्टर होके अंडर ड्रेनेज सिस्टम में आएगा, उसके बाद आउटलेट चैम्बर में चला जाएगा। ठीक है, ये अंडर ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे हम अंडर ड्रेनेज सिस्टम जैसे पार्पोरेटेड बहुत सारी पाइप है, ऊपर से पानी आएगा, और यहाँ पे बहुत सारी ड्रेन है, पार्पोरेटेड ड्रेन है, तो पानी यहाँ पे इनफिल्ट्रेट करके इस ड्रेन में आ जाएगा। उसके बाद ड्रेन से यहाँ पे आउटलेट चैम्बर में आ जाएगा। तो इनलेट चैम्बर और ये आउटलेट चैम्बर, और नीचे अंडर ड्रेनेज सिस्टम से बताया। उसको अंडर ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर हम यहाँ पे 3 लेयर और 4 लेयर, 3 to 4 लेयर में हम ग्रावेल, यहाँ पे ग्रावेल हम दे देंगे। तो नीचे देंगे सबसे बड़ा वाला ग्रावेल, उसके बाद है मीडियम साइज ग्रावेल, उसके बाद है स्मॉल साइज ग्रावेल। तो ग्रावेल 3-4 लेयर में हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो इसका टोटल 60 to 90 ये टोटल हाइट है, इसका टोटल हाइट होगा। तो थिकनेस ऑफ द ग्रावेल, ग्रावेल का जो थिकनेस है वो जनरली होता है 75 to 100 आई थिंक, हाँ 30 to 75 सेंटीमीटर थिक होता है। तो ये जो टोटल थिकनेस ऑफ द ग्रावेल होता है वो 30 to 75 सेंटीमीटर के आसपास होता है। उसके बाद हम देंगे सैंड। ठीक है, सैंड। तो सैंड यहाँ पे कोर्स सैंड, नीचे कोर्स सैंड देंगे, उसके बाद फाइन सैंड देंगे। ठीक है, तो इसका भी थिकनेस जनरली हो जैसे होता है 60 to 90, ठीक है, ऐसे करके वेरी करता है सेंटीमीटर के आसपास। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन। ये वॉल, ये आरसीसी का ये वॉल है, जेक या आरसीसी या जो भी है, ये वॉल है। ये क्रॉस सेक्शनल भी है, ऊपर है फ्लोरिंग, ठीक है, कवर है। तो पहले वाटर का फ्लो क्या है, पहले वाटर इनलेट से इधर एंट्री होगा, इनलेट चैम्बर में आएगा। इनलेट चैम्बर में वाटर ये जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग के थ्रू फिल्टर बेड में आएगा। तो फिल्टर बेड में ये रहेगा, तो फिल्टर बेड में रहेगा, सैंड के थ्रू इनफिल्ट्रेट होगा। उसके बाद वाटर यहाँ पे कोर्स गवेल के थ्रू जाएगा। उसके बाद वहाँ पर यहाँ पे अंडर ड्रेनेज सिस्टम का आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत सेंट्रल मैनिफोल्ड रहता है, सेंट्रल ड्रेन कहते हैं, बहुत बड़ा ड्रेन। तो सेंट्रल ड्रेन में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आउटलेट चैम्बर में चला जाएगा, आउटलेट चैम्बर में जाएगा। और आउटलेट चैम्बर में जाएगा, यहाँ पे हम एक पाइप फिटिंग करेंगे, और पाइप फिटिंग के आउटलेट पाइप कहते हैं। आउटलेट पाइप के थ्रू वाटर को दूसरी सेकेंड, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट यूनिट है उसमें भेज देंगे। तो यहाँ पे इनलेट होगा, यहाँ पे आउटलेट होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आउटलेट चैम्बर में जो वाटर लेवल है और फिल्टर का जो वाटर लेवल है, दोनों को जो डिफरेंस है, दोनों को डिफरेंस कहते हैं हेड लॉस। ठीक है, ये हेड लॉस इंडिकेटर है, हेड लॉस इंडिकेटर है यहाँ पे क्लॉगिंग कितना होगा। अगर यहाँ पे ज्यादा क्लॉगिंग होगा तो ज्यादा हेड लॉस होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जब हेड लॉस मेजर करके हम यहाँ पे फिल्टर को वॉश करेंगे। अगर ज्यादा हेड लॉस आएगा तो फिल्टर को वॉश करेंगे, उसके बाद हम दोबारा ऑपरेट करेंगे। अगर हेड लॉस कम है मतलब फिल्टर इज ओके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हेड लॉस मेजरमेंट करेंगे। ये दोनों वाटर लेवल का डिफरेंस का है हेड लॉस। ठीक है, तो ये है मोटा मोटी हमारा स्लोसेन फिल्टर का मैकेनिज्म, और क्या है कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ये है। कोई किसी का सबको समझ में है, कोई किसी का डाउट पूछो।
सर अभी यूज होता है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन या हाँ, कभी क्या कभी यूज यूज होता होता है, है? अभी भी यूज होता है। ठीक है, जो जहाँ भी स्मॉल ट्रीटमेंट प्लांट है ना, स्मॉल ट्रीटमेंट प्लांट में जहाँ पे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, वहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर यूज होता है। सर हेट लॉस क्यों होती है? हेड लॉस यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है ना, जब यहाँ पे वाटर फ्लो होगा, ठीक है, सैंड के थ्रू जब वाटर फ्लो होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। तो हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक्स में एक इक्वेशन है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस करके, और तो वहाँ पे जब वाटर किसी पाइप के थ्रू फ्लो होगा तो वहाँ पे जो फ्रिक्शनल है, पाइप का जो फ्रिक्शन है उसके थ्रू थोड़ा एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होगा मतलब एनर्जी हेड लॉस होगा। यस सर, होता है सर। हाँ, यहाँ ये पे सर जो होता है। सैंड के थ्रू होता है और ग्रावेल के थ्रू, दोनों जब वाटर को इसी के थ्रू फ्लो होगा तो थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाएगा वाटर के फ्लो पे, तो एनर्जी लॉस हो जाएगा। एनर्जी लॉस होने की वजह से यहाँ पे हेड लॉस होगा। सर और इसके कोई अंदर किसी का कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन प्रक्रिया नहीं करेंगे सर? फॉर्कुलेशन, जी सर, कोगुलेशन एंड वो तो फ्लोकुलेशन। मैकेनिज्म जो भी मैंने मैकेनिज्म बागा था यहाँ पे सैंड में, सारा सारा जो भी 3-4 मैकेनिज्म हुआ था ना, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन टैंक और इलेक्ट्रोलाइटिंग एक्शन, सारा एक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वो तो मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी बता दिया था क्या क्या एक्शन होगा यहाँ पे। सर इसमें ड्रेनेज सिस्टम का यूज बता दो। ड्रेनेज, अगर यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो पानी कहाँ, पानी यहाँ पे जो इसके थ्रू फ्लो होगा तो कहाँ आएगा, आ गया ड्रेनेज में आएगा ना, पहले ड्रेन में आएगा, उसके बाद ही पानी आउटलेट चैम्बर में चला जाएगा। ये कलेक्टिंग ड्रेनेज सिस्टम तो कलेक्ट द वाटर, तो यहाँ पे वाटर जो फिल्टर के थ्रू जाएगा तो फिल्टर हो जाएगा, यहाँ पे जो इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएगा, उसके बाद वाटर को कलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को यूज करते हैं। यहाँ पे पार्पोरेटेड पाइप है, ये जो पाइप बहुत सारे पाइप देख रहे हैं ये पार्पोरेटेड है, तो यहाँ पे जो पार्पोरेशन के अंदर बहुत सारे छेद है, तो छेद के थ्रू पानी ड्रेनेज सिस्टम आएगा, उसके बाद पानी आउटलेट चैम्बर है, कॉमन आउटलेट चैम्बर है, उसके चला जाएगा, वहां से हम वाटर को बाहर भेज देंगे और दूसरी यूनिट में भेज देंगे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो ये है पूरा जो सॉल्यूशन फिलर का वर्किंग प्रोसीड्यूर, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स सब कुछ है। तो आप देखते हैं इसका जनरली, और ये जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, इसी अंडर ड्रेनेज सिस्टम अगर ऊपर से देखेंगे तो इसी टाइप में आएगा। अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है, क्रॉस सेक्शनल दिख रहा है हम, तो ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे एक सेंट्रल मेन बड़ा ड्रेन, सेंट्रल ड्रेन रहेगा, और यहाँ पे छोटा छोटा पार्पोरेटेड पाइप है। ठीक है, तो फिल्टर मीडिया से पार्पोरेटेड पाइप के थ्रू वाटर यहाँ पे पाइप के थ्रू सेंट्रल ड्रेन में आएगा। ठीक है, तो सेंट्रल ड्रेन में आउटलेट, यहाँ पे आउटलेट चैम्बर रहेगा, सेंट्रल ड्रेन के थ्रू आउटलेट चैम्बर। ये प्लान भी है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे टाइप में आएगा। ये पाइप है, ये पार्पोरेटेड पाइप है बहुत सारी, ये पूरा एक फिल्टर बेस है, यहाँ पे बहुत सारी पार्पोरेटेड पाइप है, पार्पोरेटेड पाइप है। तो यहाँ पे ग्रावेल के थ्रू यहाँ पे जो पार्पोरेशन छेद है, यहाँ पे जो छेद है, पानी इसके थ्रू नीचे पाइप में जाएगा, ये पार्पोरेटेड पाइप में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारा पार्पोरेटेड पाइप यहाँ पे बहुत बड़ा जो इसे सेंट्रल मैनिफोल्ड कहते हैं, और बड़ा ड्रेन है, सेंट्रल मैनिफोल्ड है, सेंट्रल मैनिफोल्ड में आ जाएगा, उसके बाद आउटलेट चैम्बर में चला जाएगा। यहाँ पे आउटलेट चैम्बर है, उसके बाद हम पानी आउटलेट भेज देंगे। ठीक है, ये प्लान बी ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर को कलेक्ट करने के लिए। और ये जो पार्पोरेशन है, पार्पोरेशन, ये जो पाइप हम यहाँ पे देखें, इसके क्रॉस सेक्शनल व्यू हम इधर देखेंगे। ये जो सेक्शन, ये सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू हम इधर से देख पाएंगे। ये पाइप है, ओपन जॉइंट अंडर ड्रेनेज सिस्टम। और showing the details of under drainage system section BB। ये जो BB सेक्शन है, ये जो BB सेक्शन है, इधर से अगर हम सेक्शन यहाँ पे काट करेंगे तो इसी टाइप के देखने में आएगा। ये तो फिर ये हमारा कंक्रीट बेड है, कंक्रीट बेड जो बेस है, जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग के ऊपर यहाँ पे एक पाइप, यहाँ पे पाइप है, पाइप के ऊपर एक छेद है। ठीक है, ओपन जॉइंटेड है, तो अगर पार्पोरेटेड पाइप है ना तो ये पार्पोरेटेड देंगे। और ये जो सेक्शन है, ये जो ए सेक्शन है, ये सेक्शन है, इधर से आप काट करेंगे तो इसी टाइप में देखने में आएगा। पहले कंक्रीट बेड, उसके बाद सेंट्रल मैनिफोल्ड, ये जो सेंट्रल मैनिफोल्ड है, और उसके बाद ये पाइप है, ये जो पाइप है, ये पाइप है, और दो टाइप के दोनों साइड में दो पाइप है, और पाइप के ऊपर बहुत सारी होल है। ठीक है, बहुत सारी होल है, ओपन जॉइंट है। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे ग्रावेल है।
ठीक है। और यहाँ पे ग्रावेल के थ्रू वाटर ये जो परफोरेटेड पाइप है, पाइप के थ्रू सेंट्रल मैनिफोल्ड में आएगा, ड्रेन में आएगा, जो ड्रेनेज पाइप है, उसके बाद सेंट्रल मैनिफोल्ड में आएगा। ठीक है, तो सेंट्रल मैनिफोल्ड के थ्रू वाटर आउटलेट चैम्बर में चला जाएगा। तो यह है क्रॉस सेक्शनल व्यू, मतलब जो हम अंडर ड्रेनेज सिस्टम का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो हम इसी टाइप में दिखने पाएंगे। यह है ए सेक्शन, और ऊपर का जो फिगर है ये है बीबी सेक्शन का। जो परफोरेशन पाइप है वो कैसे दिखने में आता है, इसी टाइप में आता है। क्लियर? अंडर ड्रेनेज सिस्टम सबको समझ में आया? तो ये है फिल्टर का ऊपर का। आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। ठीक है, तो ये जो एक फिल्टर बेड का जो एक एंक्लोजर टैंक है, मैंने हमने पहले क्रॉस सेक्शन व्यू देखा था उसके, तो उसका डेप्थ होगा जनरली, टोटल जो डेप्थ है फिल्टर बेड का टोटल डेप्थ है 2.5 to 3.5 मीटर। और सरफेस एरिया देखो, ऊपर से प्लान एरिया देंगे 100 to 200 मीटर स्क्वायर पर फिल्टर। ठीक है, एक फिल्टर का साइज कितना होगा, ये जनरली रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। ठीक है, मैसनरी और कंक्रीट से हम बना सकते हैं। और जो ये जो स्लोपिंग जो दे रहा है ना, ये अंडरग्राउंड सिस्टम की जो स्लोपिंग है, ये देखिए एक स्लोप है। ठीक है, तो ये थोड़ा स्लोपिंग में रहना चाहिए। तो ये स्लोपिंग जनरली 1 in 100 to 1 in 200 टुवर्ड द सेंट्रल ड्रेन, ऐसे करके हम स्लोपिंग देंगे। तो ये है इंक्लोजर टैंक का पूरा जो एक फिल्टर बेड है, फिल्टर टैंक है, फिल्टर का जो टैंक है उसका डेप्थ 2.5 to 3.5 मीटर होता है। और प्लान एरिया जो है 100 to 2000 मीटर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, और स्लोप है तो सेंट्रल ड्रेन में थोड़ा हम परफोरेशन पाइप को स्लोप में बिठाएंगे, वो 1 in 100 to 1 in 200 तक हो। ये है एनक्लोजर टैंक का कंस्ट्रक्शन। उसके बाद फिल्टर मीडिया में जो सैंड लेयर है 90 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 to 90, 90 to 110 सेंटीमीटर इसी डेप्थ में होता है। 3 to 4 लेयर में जो कोर्स सैंड है वो नीचे है, उसके बाद मीडियम सैंड है, और उससे ऊपर फाइन सैंड है। ऐसे करके हम 3-4 लेयर में, जैसे वाटर का क्वालिटी है उसी के ऊपर डिपेंड करके हम ये डेप्थ देंगे, सैंड का डेप्थ। और जो D10 है, सैंड का जो D10 है वो जनरली 0.2 to 0.4 है, तो हमने पहले डिस्कशन। और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट मतलब CU जनरली 1.8 to 2.5 ऊपर वेरी करता है। ये है फिल्टर मीडिया मतलब सैंड। उसके बाद बेस मटेरियल मतलब ग्रावेल। तो बेस मटेरियल का थिकनेस जनरली 30 to 75 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और इसका D10 जो है, बेस मटेरियल का D10 है वो 3 to 65 mm। और ये भी 3 to 4 लेयर में हम देंगे, 15 सेंटीमीटर करके या 20 सेंटीमीटर करके 3 to 4 लेयर में हम देंगे। जो सबसे बड़ा वाला जो ग्रावेल है वो नीचे है, जस्ट अंडर ड्रेन सिस्टम का ऊपर है। और उससे ऊपर मीडियम ग्रावेल है, उसके ऊपर स्मॉल साइज ग्रावेल है। ऐसे करके हम लेयर में बेस मटेरियल भी प्लेस करेंगे और फिल्टर मीडिया, सैंड को फिल्टर मीडिया और सैंड को भी हम वहाँ पे प्लेस करेंगे। और टोटल थिकनेस 62 सैंड का जो टोटल थिकनेस है वो 90 to 110 सेंटीमीटर का वेरी करता है। तो ये हो गया सॉल्यूशन फिल्टर का एनक्लोजर टैंक, फिल्टर मीडिया, बेस मटेरियल, अंडर ड्रेनेज सिस्टम। जो हम अंडर ड्रेनेज सिस्टम में है वो तो पहले हम एक स्लोप में प्ले, वहाँ पे बहुत सारे लेटरल ड्रेन्स है। जो परफोरेटेड पाइप है वो लेटरल ड्रेन है, उसके बाद एक सेंट्रल ड्रेन है। ठीक है, लेटरल ड्रेन ओपन जॉइंटेड है, ओपन जॉइंट परफोरेशन रहेगा, तो अगर ओपन परफोरेशन नहीं रहेगा तो पानी उसके अंदर नहीं आएगा। और जो परफोरेशन ड्रेन है उसका जो प्लेसमेंट हम कितने स्पेसिंग में प्लेस करेंगे, 3 to 5 मीटर एफर्ट। ठीक है, तो वो पर ये जो पाइप स्पेसिंग है, स्पेसिंग जनरली ये जो स्पेसिंग हम देख रहे हैं परफोरेटेड कितने स्पेसिंग है वो 3 to 5 मीटर स्पेसिंग में हम देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अंडर ड्रेनेज सिस्टम का कंस्ट्रक्शन। उसके बाद इनलेट चैम्बर, आउटलेट चैम्बर वो भी है। इनलेट चैम्बर में रहेगा, आउटलेट चैम्बर रहेगा। आउटलेट चैम्बर से एक ट्यूब के यहाँ पे एक टेलीस्कोपिक ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ट्यूब है, पाइप के जरिए वाटर को हम कलेक्ट करेंगे ऊपर से। यहाँ पे हम नीचे से वाटर को नहीं कलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत सेडिमेंटेशन होगा, तो थोड़ा ऊपर से हम वाटर को कलेक्ट करेंगे। ऊपर का वाटर क्लियर वाटर है।
तो ये होगा कॉन्स्टेंट। आप देखते हैं ऑपरेशन एंड क्लीन। तो ऑपरेशन कैसे चलता है मैं तो ऑलरेडी बता दिया था। तो पहले वाटर इनलेट चैम्बर में आएगा, उसके बाद वाटर सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर कम फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक अलाउड टू एंटर द इनलेट चैम्बर। पहले वाटर इनलेट चैम्बर में आएगा, उसके बाद फिल्टर बेड के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद फिल्टर बेड के थ्रू पार्कुलेट होगा, पार्कुलेट होकर उसके बाद फिल्टर मीडिया के थ्रू पार्कुलेट होगा, उसके बाद जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, अंडर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू वाटर को आउटलेट चैम्बर में चला जाएगा। ठीक है, आउटलेट चैम्बर से वाटर को भेज देंगे। तो the depth of water on the filter bed generally kept equal to the depth of water in filter sand। तो फिल्टर सैंड का डेप्थ कितना है? 90 to 100 सेंटीमीटर, 90 to 110 सेंटीमीटर। तो फिल्टर जो सैंड है, सैंड के ऊपर जो वाटर डेप्थ है वो भी हम रखेंगे 90 to 110 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल रखेंगे तो ऑपरेशन थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, फिल्टर डेप्थ अगर 100 सेंटीमीटर है, फिल्टर सैंड का डेप्थ, सैंड का टोटल डेप्थ अगर 100 सेंटीमीटर है, तो सैंड के ऊपर जो वाटर डेप्थ होगा वो भी 100 सेंटीमीटर हम रखेंगे। ठीक है, तो ये है। और जो हेड लॉस है, हेड लॉस का वैल्यू जनरली द फिल्टर मीडिया 0.7 to 1.2 मीटर तक हम अलाउ कर सकते हैं, तब तक ठीक है। अगर 1.2 से ज्यादा हो जाएगा तब हम क्लीनिंग करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा क्लॉगिंग हो गया। तो इसलिए हम जो हेड लॉस है, हेड लॉस को हम 0.7 to 1.2 मीटर तक हम अलाउ कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर 1.2 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्लीनिंग करना पड़ेगा। क्लीनिंग करके ऊपर का जो सैंड है उसको हम स्क्रैप करके हम बाहर लाएंगे और उसको वो पानी में थोड़ा वॉश करके उसके बाद दोबारा हम दे देंगे और दोबारा फिल्टर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, क्लीनिंग पर्पस। क्लियर? ये पूरा स्लूस एंड फिल्टर सबको समझ में आ गया? सर कितना पीरियड रहता है, क्लीनिंग पीरियड कितना होता है सर? क्लीनिंग पीरियड जनरली हम 2 महीने 3 महीने तो स्लूस एंड फिल्टर का चलता है। ठीक है, 2 to 3 मंथ के 2 महीने बाद हम एक बार फिल्टर करते हैं। ये स्लूस एंड फिल्टर की। और रेपिड सैंड के लिए डेली चलता है। रेपिड सैंड के 24 आवर में हम फिल्टर करते हैं। अब देखते हैं परफॉर्मेंस। जो सॉल्यूशन फिल्टर का परफॉर्मेंस है, उसको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो वाटर का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो जनरली 0.1 to 0.2 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो 1 मीटर स्क्वायर का जो फिल्टर बेड का एरिया है वो 1 घंटा में 0.1 to 0.2 मीटर क्यूब इतना वाटर को फिल्टर कर पाता है। ये जनरली इतना वेरी करता है। और इसका ये जो इस सॉल्यूशन फिल्टर का बेनिफिट है, ये सस्पेंडेड मैटर जो भी वेरी फाइन सस्पेंडेड मैटर है वो पूरा का पूरा रिमूव कर देता है। और इवन 98 to 99 बैक्टीरिया, तो 98 to 99% ऑफ बैक्टीरिया की भी रिमूव कर सकते हैं। इसका इफिशियंसी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत कम है। इसलिए जो जगह पे वाटर डिमांड ज्यादा नहीं है वहाँ पे हम सॉल्यूशन यूज करेंगे। जो जहाँ पे वाटर डिमांड ज्यादा है वहाँ पे हम सॉल्यूशन फिल्टर यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत कम है, लेकिन इससे एफिशिएंसी ज्यादा है। 98 to 99% बैक्टीरिया रिमूव कर सकते हैं और कंप्लीटली जो सस्पेंडेड मैटर है कंप्लीटली रिमूव कर पाता है। ठीक है, उसके अलावा जो काला रोडा टर्बिडिटी वो तो रिमूव होता है, लेकिन इसमें क्या है, ये लार्ज एरिया फॉर कंस्ट्रक्शन लार्ज एरिया से कंस्ट्रक्शन एरिया ज्यादा, क्योंकि 100 to 2000 मीटर स्क्वायर ज्यादा कंस्ट्रक्शन एरिया की जरूरत होता है। हाई इनिशियल ज्यादा कंस्ट्रक्शन एरिया का जरूरत होगा तो इनिशियल जो इंस्टॉल करने में जो कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो ये होगा इसका परफॉर्मेंस के बारे में। अब देखते हैं रेफिड कैविटी फिल्टर, और ये मोस्टली हर जगह पे यूज होता है क्योंकि हर जगह पे वाटर डिमांड ज्यादा रहता है। तो ये जनरली हम रेफिड सेल फिल्टर ही यूज करते हैं। सॉल्यूशन फिल्टर कभी कभी जहाँ पे ज्यादा वाटर का जरूरत नहीं है वहाँ पे यूज करते हैं। और इसका यूज करने के सबसे ज्यादा बेनिफिट है ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ये जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है बहुत ज्यादा है। और एक बात है, ये जो सॉल्यूशन फिल्टर का जो वाटर है वो हम डायरेक्ट प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के जो वाटर है वो डायरेक्टली हम यूज कर पाते हैं और यूज कर पाएंगे। और जो क्लैरिफिकेटर है सेडिमेंटेशन एटीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर किसी जगह पे हम अगर सॉल्यूशन फिल्टर यूज कर रहा है
तो वहाँ पे हम केमिकल ट्रीटमेंट जो पार्ट है वो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इफिशियंसी ज्यादा है, इसलिए हम डायरेक्ट फ्लेम सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर को डायरेक्ट हम फिल्टर में भेज सकते हैं। ठीक है, यह है स्लो सेंट फिल्टर का और एक बेनिफिट है। लेकिन रैपिड सेंट फिल्टर अगर जहाँ पे यूज करेंगे वहाँ पे हमको ये केमिकल ट्रीटमेंट मतलब क्लैरिफोकुलेटर देना ही पड़ेगा। विदाउट क्लैरिफोकुलेशन हम विदाउट कोआगुलेशन हम रैपिड सेंट फिल्टर यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका इफिशियंसी कम है, ये रिमूवल कम कर पाता है। और यहाँ पे स्लोसेन फिल्टर में अगर हम कोआगुलेशन देंगे तो हमें बहुत ज्यादा क्लॉगिंग हो जाएगा, क्योंकि वो फ्लॉग फॉर्मेशन होगा ना, फ्लॉग आकर वहाँ पे स्लोसेन फिल्टर का उसको क्लॉग कर देगा। उसका जो ये पे पार्पोरेशन है, पार्पोरेशन को फिल्टर मीडिया का जो पार्पोरेशन है वो बहुत छोटा है और उसको बहुत स्मॉल साइज है, उसको बहुत जल्दी क्लॉग कर देगा। इसीलिए हम जब भी हम स्लोसेन फिल्टर को यूज करेंगे तो डायरेक्ट फ्लेम सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर को हम फिल्टर में भेजेंगे, ना कि केमिकल ट्रीटमेंट वहाँ पे देंगे ही नहीं। केमिकल ट्रीटमेंट आप कहाँ पे देंगे, जहाँ पे रैपिड सेंट फिल्टर यूज करेंगे वहाँ पे हम केमिकल कोआगुलेशन और कोआगुलेशन हम यूज करेंगे। और यहाँ पे लगभग सबका स्लो सेंट फिल्टर रैपिड सेंट फिल्टर का कंस्ट्रक्शन डिटेल्स तो लगभग सेम ही है। और यहाँ पे वॉश वाटर टैप है, इसको वॉशिंग ये क्लीनिंग पर्पस के लिए हम करते हैं। वहाँ पे तो स्लो सेंट फिल्टर के हम मैनुअली हम यहाँ पे स्किप करते हैं और यहाँ पे हम बैक वाटर फ्लो करते हैं। जो रैपिड सेंट फिल्टर है वहाँ पे बैक वाटर फ्लो करके हम यहाँ पे वाटर फिल्टर को वॉश करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, इसीलिए वो हर दिन हम क्लीन कर पाते हैं। और स्लो सेंट फिल्टर में क्या है, मैनुअली करना पड़ता है, इसीलिए हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद हम वो क्लीनिंग करते हैं। तो ये फिगर है, ये 3D में देखने में इसी टाइप का आता है। ये एनक्लोजर टैंक है और नीचे फिल्टर, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये है ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद ग्रावेल, उसके बाद सैंड और यहाँ पे पानी जमा होगा और सबसे ऊपर है वॉश वाटर ट्रैप। ये क्लीनिंग के लिए ये वॉश वाटर जो ट्रैप है ये वॉशर ड्रेन टाइप का है, वॉश वाटर ड्रेन, वो हम क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे। और यहाँ पे इनलेट पाइप है और आउटलेट भी है। ठीक है, यहाँ पे आउटलेट है, जो सेंट्रल मैनिफोल्ड जो है वो यहाँ पे आउटलेट है। ये पूरा हमारा है 3D व्यू ऑफ रैपिड सेंट फिल्टर। और ये देखते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू ये फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, एक एक करके हम देखेंगे। ये है हमारा इनलेट चैम्बर। उसके बाद यहाँ पे आउटलेट चैम्बर का जरूरत नहीं होता। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम है और इसके बाद है इनलेट चैम्बर और यहाँ पे आएगा फिल्टर बेड। ये थोड़ा फिल्टर बेड है, जो जैसे स्लो सेंट फिल्टर में होता है इनलेट चैम्बर, उसके बाद फिल्टर बेड, यहाँ पे भी फिल्टर बेड है। और नीचे है अंडर ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे सेंट्रल पाइप है, वहाँ पे ड्रेन नहीं रहता है, यहाँ पे पाइप रहता है। ठीक है, जैसे वाटर कैरिंग पाइप रहता है ना, तो यहाँ पे सर्कुलर टाइप का पाइप रहता है और ये पाइप के जरिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेगुलेटर बाल्ब लगा देंगे, बाल्ब। ठीक है, फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर रेट कंट्रोलर है, मतलब बाल्ब है, और इस पाइप के जरिए हम वाटर को आउटलेट पॉइंट में भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे आउटलेट चैम्बर का जरूरत नहीं होगा। अंडर ड्रेनेज सिस्टम में जो वाटर कलेक्ट होता है वो डायरेक्टली हम वहाँ पे सेकेंड वहाँ पे डिस्कस कर देंगे, सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो वाटर फ्लो क्या है, वाटर यहाँ पे इनलेट चैम्बर से एंट्री करेगा, उसके बाद वाटर जाएगा कहाँ पे, फिल्टर बेड में, फिल्ट्रेशन होगा अंडर ड्रेन सिस्टम में आएगा। अंडर ड्रेन सिस्टम का जो सेंट्रल मैनिफोल्ड है, सेंट्रल मैनिफोल्ड के थ्रू वाटर बाहर चला जाएगा। ये है टोटल पाथ ऑफ वाटर फ्लो। और यहाँ पे हम एक पीजोमीटर लगाएंगे, पीजोमीटर के जरिए यहाँ पे वाटर हेड कितना है वो मेजर करेंगे, और एंट्री में पीजोमीटर और आउटलेट पॉइंट में पीजोमीटर। ठीक है, तो दोनों पीजोमीटर का जो वाटर एक ही पीजोमीटर है यहाँ पे, और एक पीजोमीटर लगाएंगे, कहाँ पे है, यहाँ पे लगाएंगे, ये दूसरी पीजोमीटर है। ठीक है, ये यहाँ पे जहाँ पे वाटर फिल्टर बेड में एंट्री कर रहा है वहाँ पे हम एक पीजोमीटर लगा देंगे, और जहाँ पे वाटर आउटलेट हो रहा है वहाँ पे और एक पीजोमीटर लगाएंगे। और ये पीजोमीटर का वाटर लेवल और ये दोनों पीजोमीटर का वाटर लेवल तो जो डिफरेंस है वो है हेड लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये
ये सेकंड पीजोमीटर में वाटर लेवल और यहाँ पे फर्स्ट पीजोमीटर का वाटर लेवल, तो दैट इज ये यहाँ पे टोटल है हेड लॉस यहाँ कितना है, ठीक है। दिस इज द हेड लॉस, टोटल हेड लॉस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हम वॉश वाटर टैप कहते हैं ना, वहाँ पे वाटर बैक फ्लो करके हम वाटर को यहाँ पे फिल्टर को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे वॉश वाटर टैंक कहते हैं। वॉश वाटर टैंक हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे थ्रू हाई प्रेशर में वाटर को नीचे से फ्लो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वाटर को अंडर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू नीचे से हम वाटर को ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे, और ऊपर का जो भी हम इम्प्यूरिटी यहाँ पे स्टोर होगा वो क्या है ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे जो वॉश वाटर टैप हमने दिखाया था ना, वॉश वाटर टैप, उसके थ्रू जो वेस्ट वाटर है, जो क्लीनिंग वाटर है, क्लीनिंग के लिए जो वाटर हम यूज करेंगे वो वेस्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा वेस्ट होके वो जो वॉश वाटर टैप है उसके थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या है, यहाँ पे हम फिल्टर को क्लीनिंग करने के लिए वॉश वाटर यहाँ पे टैंक में है, और हाई प्रेशर में वाटर को हम नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे, और यहाँ पे जो भी इम्प्यूरिटीज है वो सब कुछ वाटर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो वॉश वाटर से हमने 3D पिक्चर में वॉश वाटर ट्रैप देखा था, उसी के थ्रू वाटर आएगा और इनलेट चेंबर में आके यहाँ पे इनलेट चेंबर से वॉश वाटर आउटलेट पॉइंट में आ जाएगा, वॉश वाटर आउटलेट पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है क्लीनिंग करने की, ये क्लीनिंग प्रोसेस है, ठीक है ये। और यहाँ पे वाटर के साथ, यहाँ पे जो वाटर है, ये जो वॉश वाटर है, उसके साथ हम एयर कंप्रेसर भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा क्लीनिंग का ज्यादा इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एयर या हाई प्रेशर में हम एयर को भी फ्लो कर सकते हैं वाटर के साथ। तो क्या होगा, थोड़ा क्लीनिंग अच्छा होगा। यहाँ पे जो फिल्टर सैंड है, फिल्टर सैंड का क्लीनिंग अच्छा होगा। तो हाई प्रेशर में एयर वाटर दोनों एक साथ में फ्लो कर देंगे तो यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगा। और इसके डिसएडवांटेज है, कुछ वाटर फिल्ट्रेशन रेट में थोड़ा वाटर वेस्टेज होगा, ठीक है। जितना वाटर हम यहाँ पे भेजेंगे उतना वाटर आउटलेट नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर को वॉशिंग कर लेगा। हर दिन हम वाटर को वॉश करते हैं या फिल्टर को वॉश करते हैं, तो वॉशिंग के लिए कुछ वाटर को यहाँ पे वेस्टेज होगा, ठीक है। तो इसलिए ये है, बाकी सब यहाँ पे बहुत ठीक है। तो ये है टोटल हमारा जो ऑपरेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसीड्यूर और क्लीनिंग प्रोसीड्यूर और रैपिड सैंड फिल्टर का फिल्ट्रेशन प्रोसीड्यूर और क्लीनिंग प्रोसीड्यूर दोनों यहाँ पे है। किसी का कोई डाउट बोलो। और ये जो फिगर है हमारा वॉश वाटर टैप जो जहाँ से जो क्लीनिंग वाटर है, जो वाटर हम वॉशिंग के लिए जो भेजते हैं, उसी वाटर इसी टैप के थ्रू, इसी टाइप में पिक्चर में देखने में आता है, इसी टैप के थ्रू वाटर इज आउटलेट, वॉश वाटर आउटलेट जो है वॉश वाटर आउटलेट में चला जाता है। इसे वॉश वाटर गटर भी कहते हैं। क्लियर, ऑपरेशन और क्लीनिंग प्रोसेस समझ में आया सबको? हेड लॉस सेम है। यहाँ पे हम हेड लॉस मेजर कैसे करते हैं, हम पीजोमीटर लगाते हैं ना। यहाँ पे जहाँ पे वाटर फिल्टर बेड में एंट्री करते हैं वहाँ पे आप एक पीजोमीटर लगा देंगे, और जहाँ पे वाटर जो फिल्टर वाटर, जहाँ से जो फिल्टर वाटर आउटलेट हो रहा है, कहाँ से आउटलेट हो रहा है, यहाँ से आउटलेट हो रहा है फिल्टर वाटर, तो यहाँ पे और एक पीजोमीटर लगा देंगे। तो दोनों पीजोमीटर का जो वाटर लेवल है, ये इसका वाटर लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे वाटर लेवल है, और इसका यहाँ पे वाटर लेवल सेकंड पीजोमीटर में यहाँ पे है, फर्स्ट पीजोमीटर में इतना है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वही है हेड लॉस, ठीक है। हेड लॉस हम मेजर करते हैं वॉशिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि हेड लॉस ज्यादा होगा तो बहुत जल्दी वॉशिंग करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है हम एक दिन में वाटर वॉशिंग नहीं करें तो दो दिन के बाद वॉशिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द हेड लॉस। हेड लॉस इंडिकेट करेगा फिल्टर का वॉशिंग का जरूरत है या नहीं। क्लियर? और किसी का कोई डाउट? ओके, अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। कंस्ट्रक्शन डिटेल लगभग सेम ही है, और डेप्थ ऑफ द टैंक 2.5 टू 4 मीटर के वेरी करे, और इसका सरफेस एरिया कम है। जो बेस एरिया है 20 टू 100 मीटर का, और स्लो सेंड का था 100 टू 2000। तो इसका
प्लान एरिया कम है, कंस्ट्रक्शन एरिया कम की जरूरत होता है, और रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, और इसका भी स्लोपिंग हम 1.1 इन 100 to 1 in 200 स्लोप में देंगे, और डेप्थ ऑफ वाटर 1 to 2 मीटर, और फ्रीबोर्ड 0.5 मीटर फ्रीबोर्ड हम देंगे। फ्रीबोर्ड मतलब ये जो फिल्टर का जो वाटर सरफेस है, ये वाटर ये फ्रीबोर्ड है। ये जो टैंक, टॉप ऑफ द टैंक और टॉप ऑफ द वाटर सरफेस दोनों का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं फ्रीबोर्ड। फ्रीबोर्ड हम 0.5 मीटर के आसपास हम फ्रीबोर्ड लेंगे। फिल्टर मीडिया जनरली जो सैंड लेयर, सैंड का डेप्थ जनरली 60 to 90 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और वो लेयर में फ्रीज करेंगे, और डिटेन का वैल्यू जनरली 0.35 to 0.5 मिलीमीटर होता है, और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जनरली 1.2 to 1.7 ये डिजाइन के लिए यूज करते हैं। ये जनरली हम फील्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या प्रैक्टिकल वैल्यू कहते हैं, प्रैक्टिकली ये यूज होता है। और बेस मटेरियल जो ग्रेवल है, ग्रेवल का थिकनेस भी 60। तो जो रैपिड सैंड फिल्टर का बेस मटेरियल है वो जनरली उसका टोटल थिकनेस जनरली 60 to 90 मीटर 90 सेंटीमीटर 60 to 90 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और हम 3 to 4 लेयर में वो प्लेस करेंगे, और उसका डिटेन वैल्यू जनरली 3 to 40 mm की 3 to 440 mm की होता है। और अंडर ड्रेनेज सिस्टम हम उसका अंडर ड्रेनेज सिस्टम सेम एज द स्लो सैंड फिल्टर में हम स्पेसिंग जो है वो जनरली 3 to 5 मीटर के जो परफोरेटेड पाइप है 3 to 5 मीटर स्पेसिंग में प्लेस करेंगे, ठीक है। इनलेट आउटलेट चैम्बर ऑलरेडी सब कुछ स्लो सैंड फिल्टर की तरह ही है। ऑपरेशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया, और इसमें वाटर जो आएगा वो क्लैरिफिकेशन आएगा, डायरेक्ट सेडिमेंटेशन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से हम नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके एफिशिएंसी थोड़ा कम है। और जैसे क्लीनिंग कब जरूरत होगा, जैसे जो हेड लॉस है, हेड लॉस 1.8 to 2 मीटर तक ठीक है, लेकिन जब इससे ज्यादा हो जाएगा तो इसको तब हम क्लीनिंग करने की जरूरत होता है। द फिल्टर इज रिक्वायर्ड व्हेन द फिल्ट्रेशन हेड रीच द वैल्यू 1.8 to 2 जैसे रीच हो जाएगा या 2 से ज्यादा हो जाएगा तब हम यहाँ पे उसको क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन स्लो सैंड फिल्टर पे था 0.7 to 1.2, और यहाँ पे 1.8 to 2 तो ज्यादा अलाउ कर रहे हैं। ये है ऑपरेशन क्लीनिंग्स और क्लीनिंग फिल्टर। वॉशिंग इज डन बाय द बैक वाटर फ्लो। वॉशिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, बैक वाटर फ्लो करके नीचे से हम वाटर फ्लो करेंगे, ठीक है। और हर 24 घंटा में हम वाटर को इसको क्लीन करके, या एक दिन या 2 दिन में हम वाटर को फिल्टर को क्लीन करेंगे। और इसका परफॉर्मेंस क्या देखते हैं, इसका परफॉर्मेंस है, इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थोड़ा ज्यादा है 1.8 to रेफिड, नाम है रेफिड है उसका, तो रेफिड मतलब थोड़ा ज्यादा है 4.8 to 6 मीटर की पर मीटर होता है। और ये सस्पेंशन को कंप्लीटली रिमूव करता है, लेकिन बैक्टीरिया को ज्यादा रिमूव नहीं कर पाते, 80 to 90% बैक्टीरिया रिमूव होता है। और स्लो सैंड फिल्टर में 98 to 99% तक रिमूव होता है। तो along with that the color order target also and इसका इनिशियल कॉस्ट कम है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया को जरूरत कम होता है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अगर किसी टाइम ज्यादा वाटर जरूरत है तो ये सप्लाई कर पाते हैं, जैसे कि स्लो सैंड फिल्टर नहीं कर पाते, ठीक है। ये जनरली हम म्युनिसिपल सुटेबल पर म्युनिसिपल वाटर से, क्योंकि म्युनिसिपल वाटर में ज्यादा वाटर जरूरत होता है, तो इसीलिए हम म्युनिसिपल जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें हम रैपिड सैंड फिल्टर को यूज करेंगे। अब आते हैं कंपैरिजन। व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। तो ये बहुत सारी पैरामीटर है, आइटम है, उसके बेसिस पर हम ये कंपेयर करेंगे। पहले तो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जनरली स्लो सैंड फिल्टर के 0.1 to 0.2 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए 4.8 to 6 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो सैंड फिल्टर में ज्यादा है 100 to 2000 मीटर स्क्वायर, और रैपिड सैंड फिल्टर कम है 20 to 100 मीटर स्क्वायर। और जो फिल्टर मीडिया का जो स्पेसिफिकेशन है, स्लो सैंड फिल्टर में D10 वैल्यू 0.2 to 0.4 मिलीमीटर, और डेप्थ 90 to 110 सेंटीमीटर, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट 1.8 to 2.5। और रैपिड सैंड फिल्टर में D10 वैल्यू 0.35 to 0.55, डेप्थ 60 to 90 सेंटीमीटर, CU 1.2 to 1.7।
ग्रेवल की सिमिलरली ऑलरेडी मैंने बता दिया, ग्रेवल की इसी टाइप में है। तो ये जस्ट हम जो भी हम यहाँ पे फिल्टर के बारे में पढ़ा है उसका कंपैरिजन, एक साथ में कंपैरिजन, तो थोड़ा याद रखने में हमें आसानी हो जाएगा। और वाटर रिक्वायर फॉर वॉशिंग, जो स्लो सेट फिल्टर में वाटर वॉशिंग के लिए ज्यादा वाटर जरूरत नहीं होता, 0.12, क्योंकि हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद वॉशिंग करते हैं, तो 0.2 to 0.6% फिल्टर वाटर को इसको वेस्ट होता है। लेकिन हम रेफ्रिजरेंट फिल्टर में ज्यादा वाटर यूज होता है, वो 2 to 4% फिल्टर वाटर वेस्ट हो जाता है। प्री ट्रीटमेंट मतलब स्लो सेट फिल्टर में जो भी वाटर आएगा वो फ्लेन सेडिमेंटेशन के बाद ही हम वाटर को डायरेक्ट स्लो सेट फिल्टर में भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रैपिड इंस्टेंट फिल्टर में भेजने के लिए सेडिमेंटेशन भी देना पड़ेगा और कोआगुलेशन भी देना पड़ेगा। दोनों ट्रीटमेंट देने के बाद उसके बाद ही हम वाटर को रैपिड इंस्टेंट फिल्टर में हम भेज पाएंगे। उसके बाद स्किल सुपरविजन, जो भी हम वहाँ पे लेबर उसको हैंडलिंग करेगा। स्लो सेट फिल्टर का ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होता, लेकिन रैपिड इंस्टेंट फिल्टर को हैंडल करने के लिए क्योंकि ज्यादा टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, तो थोड़ा स्किल पर्सन जरूर होता है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, यहाँ पे स्लो सेट फिल्टर में ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आ जाता है ना वहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो रैपिड इंस्टेंट फिल्टर में मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है। लॉस ऑफ हेड 1.7 to 1.2 स्लो सेट फिल्टर में, रैपिड इंस्टेंट फिल्टर में 1.8 to 2। मेथड ऑफ क्लीनिंग ये मैनुअली होता है और यहाँ पे बैक वॉशिंग की तरह होता है, तो रैपिड इंस्टेंट फिल्टर में बैक वॉशिंग की तरह होता है। और पीरियड ऑफ क्लीनिंग 1 to 3 मंथ जो स्लो सेट फिल्टर में, और रैपिड इंस्टेंट फिल्टर में 1 to 2 days। और एफिशिएंसी ये स्लो सेट फिल्टर में 98 to 99% बैक्टीरिया रिमूव होता है, और रैपिड इंस्टेंट फिल्टर में 80 to 90% बैक्टीरिया रिमूव होता है। तो इसका थोड़ा एफिशिएंसी कम है रैपिड इंस्टेंट में, लेकिन ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा है। और उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे। उसके बाद जो भी बैक्टीरिया रहेगा उसको किल करने के लिए डिसइंफेक्शन यूज होता है। क्लियर सबको? स्लो सेट फिल्टर, रैपिड इंस्टेंट फिल्टर। सर स्लो सेट फिल्टर के अंदर स्लो सेट फिल्टर के सर कितने ppm तक के ट्यूबिडिटी को हम रिमूव कर सकते हैं? अगर 50 से लेस तक, 50 से। यहाँ पे टर्बिडिटी, यहाँ पे जो स्लो सेट फिल्टर और रैपिड इंस्टेंट फिल्टर है, फिल्ट्रेशन के बाद वहाँ पे वाटर में कोई टर्बिडिटी नहीं रहती, बिल्कुल नील नहीं होता, वो परमिसिबल लिमिट में आ जाता है। ठीक है सर, अगर टर्बिडिटी 50 से कम होगी तो नहीं कर पाएंगे फिल्टर। 50 से कम होगा तो फिल्टर नहीं कर पाएंगे। अगर टर्बिडिटी होगी, अगर फिल्टर कैन नॉट बी यूज्ड इफ द टर्बिडिटी इज लेस देन 50 आर। जो भी हम रॉ वाटर में टर्बिडिटी रिमूव करने के लिए ऑलरेडी प्लेन सेडिमेंटेशन तो है ही ना, प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद ही हम जो टर्बिडिटी रह गया उसको रिमूव करने के लिए स्लो सेट फिल्टर ये फिल्टर यूज करें। फिल्टर का यूज क्या है, मैंने तो ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया, यूज व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर। ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, तो ये हम 50 ppm तक। देखो यहाँ पे देख, पहले हम बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑलरेडी दे चुका है। ये ऐसा नहीं है हम सिर्फ फिल्टर यूज करेंगे, एक ही यूनिट यूज करेंगे, ऐसा नहीं। जो भी यूनिट हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग से लेकर फिल्ट्रेशन सारा यूनिट हम यूज करेंगे। तो जो भी रॉ वाटर में टर्बिडिटी होगा उसको रिमूव स्टेप बाय स्टेप हम रिमूव करेंगे। पूरा का पूरा रिमूव, पूरा टर्बिडिटी फिल्ट्रेशन रिमूव नहीं कर पाएगा, या पूरा का पूरा टर्बिडिटी सेडिमेंटेशन नहीं होगा। तो लार्ज परसेंटेज हम टर्बिडिटी क्यों होता है, टर्बिडिटी जो सैंड सील क्ले उसका पार्टिकल साइज की वजह से होता है। तो ज्यादा पार्टिकल साइज जो प्लेन सेडिमेंटेशन रिमूव होता है, ठीक है, उसके बाद कुछ कोआगुलेशन रिमूव होता है। उसके बाद अगर जो रह जाता है, जो भी सर्टेन अमाउंट टर्बिडिटी रह जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे और टर्बिडिटी या और भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मिला के जो भी है उसको फिल्ट्रेशन यूज करें। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पॉसिबल, ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट फिल्ट्रेशन दे देंगे। ठीक है, तो ये इसी इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे मन को कोई वार लग गया, ठीक है, कोई जंग लग गया, वार लग गया, बहुत युद्ध हो रहा है, तो वार में क्या होता है, वार में जो यहाँ पे सोल्जर है, सोल्जर को बहुत वाटर सप्लाई की जरूरत है। तो अब इतना टाइम नहीं रहता हम इतना सारा वाटर ट्रीटमेंट देंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, वहाँ पे डिसइंफेक्ट करके वाटर को भेज देंगे। जैसे डिसइंफेक्ट करने के बाद क्या होगा, बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है। लेकिन टर्बिडिटी क्या है, टर्बिडिटी अगर रह जाएगा, जो इनऑर्गेनिक टर्बिडिटी रह जाएगा, उसको थोड़ा इस तरीके से डिस्पेंस करेंगे, वो पीने के बाद हार्मफुल नहीं होगा। हार्मफुल जनरली हम कहते हैं बैक्टीरिया, जो भी हम यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस है वो हार्मफुल होता है। सैंड
सैंड क्ले ये सब इसमें प्योर सैंड प्योर क्ले ये जनरली हम ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, तो इसीलिए उसको टारबिडिटी रिमूव विदाउट रिमूव हम डायरेक्ट डिसइंफेक्शन करके भी हम वर्क के इमरजेंसी के टाइम में वाटर भेजना ही पड़ेगा, विदाउट दैट सोल्जर नहीं टिक पाएगा। वो अलग सिचुएशन है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा यूनिट देंगे, स्टेप बाय स्टेप करके पूरा का पूरा जो रॉ वाटर के जो इम्प्यूरिटीज है वो स्टेप बाय स्टेप हम रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये देखना पड़ेगा, जो फिल्ट्रेशन के बाद हम टारबिडिटी टेस्ट करेंगे, उसमें क्या है परमिसिबल लिमिट के अंदर आ जाना चाहिए। टारबिडिटी का परमिसिबल लिमिट क्या है, किसी को पता है? टारबिडिटी कौन सी यूनिट में मेजर होता है? कोई पीपीएम में मेजर होता है? एनटीयू में सर। एनटी नहीं सर, पीपीएम में नहीं होता है। पीपीएम में होता है? पीपीएम में होता है, पीपीएम में होता है, एनटीयू में होता है। टारबिडिटी का जो स्टैंडर्ड हमारा जो ये पे जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसका यूनिट क्या है? टारबिडिटी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? जो इंस्ट्रूमेंट से हम टारबिडिटी मेजर करते हैं उसका क्या नाम क्या है उसका? तो टर्बिडिटी मीटर, टर्बिडिटी मीटर है। टारबिडिटी मीटर, उसका स्पेशल नाम है नेफिलोमेट्रिक टारबिडिटी मीटर, एनटीयू। टारबिडिटी का यूनिट हम मेजर करते हैं एनटीयू में मेजर करते हैं। उसका परमिसिबल लिमिट पता है ड्रिंकिंग वाटर का क्या परमिसिबल लिमिट है? कोई वैल्यू याद है? सर 10 ppm थी सर, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए सर। 1 to 5 ppm नहीं, एनटीयू है, ठीक है। तो लेकिन सर NTU पीने के लिए तो सर 10 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए सर, यही होता है ना। वो तो मैंने ऑलरेडी बताया है, क्योंकि फ्यू टारबिडिटी एस्थेटिकली डिस्प्लेसिंग होता है। जी सर। हार्मफुल जो होता है वो जनरली कोई केमिकल रह जाएगा या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रह जाएगा, वो हार्मफुल है। जो इनऑर्गेनिक जो जनरली सील वगैरह क्ले वगैरह वो जनरली हार्मफुल नहीं होता, एस्थेटिकली डिस्प्लेसिंग है। तुम अगर चाहो तो पी सकते हो, तुम्हें हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ये सब ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन उसका स्टैंडर्ड लिमिट है ना, हमारा जो IS कोड है H10500, उसमें जो एक लिमिट सेट कर दिया गया, इससे ज्यादा नहीं थी। ऐसा नहीं है हम टारबिडिटी वाटर हर टाइम आप पिएंगे तो थोड़ा क्या है, पेट में सारा सील वगैरह जमा हो जाएगा, पाथर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक परमिसिबल लिमिट होता है। ऐसा नहीं हम कंटिन्यूअसली एक दिन में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। कंटिन्यूअसली हम टारबाइड वाटर पीते रहेंगे तो वो बहुत दिन से 10-20 साल से हम टारबाइड वाटर पीते रहेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो करेगा। तो इसीलिए हम इंडियन स्टैंडर्ड जो IS कोड है वो एक लिमिट सेट कर दिया गया, जो अगर जो हम फिल्टर जो वाटर हम पिएंगे ड्रिंकिंग वाटर, उसमें ये जो 1 to 5 NTU से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? उसके बाद प्रेशर फिल्टर है, ये भी हाई प्रेशर में जस्ट नॉर्मली वहाँ पे अभी जो फिल्टर है वो जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देकर हम वाटर को यूज करेंगे। जो प्रेशर फिल्टर जनरली घर में यूज होता है, ठीक है, स्मॉल टाउन में होता है और इंडिविजुअल होम में भी होता है, ये प्रेशर फिल्टर जनरली यूज होता है। ये जस्ट एक बार फिगर देख लेना बस, 2 दिन ये हाई प्रेशर में वाटर को फ्लो करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट, डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन ये लास्ट ये कंपलसरी यूनिट है। और ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करने के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर कोई प्लेन सेडिमेंटेशन भी ना दे सकते हैं या फिल्ट्रेशन भी ना कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन ये कंपलसरी है। इवन इमरजेंसी के टाइम में जब भी हम वाटर को वार फील्ड में बैटल फील्ड में भेजेंगे सोल्जर के लिए, तब भी हम डिसइंफेक्ट करके ही भेजेंगे, क्योंकि डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया को तबीयत खराब कर देगा। तो इसके डिसइंफेक्शन ये थे बहुत ही कंपलसरी यूनिट। तो व्हाट इज द डिसइंफेक्शन? डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया उसको किलिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद द केमिकल, जो केमिकल यूज होता है, द केमिकल यूज फॉर किलिंग दैट बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट।
तो डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्ट आप देखते हैं गुड डिसइंफेक्टेंट, जो हम डिसइंफेक्टेंट है जो केमिकल हम यूज करेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। पहले बात है वो कैपेबल ऑफ, जो भी हम केमिकल यूज करेंगे कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग पैथोजन, जो डिजीज पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्षमता होना चाहिए। विदाउट दैट हम उसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद क्या है, जो भी हम केमिकल यूज करेंगे वो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर खुद ही वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है तो उसको क्या वो यूज करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद है ये शुड हैव रेसिडुअल प्रॉपर्टी टू टेक अ डिकंटामिनेशन। ये थोड़ा रेसिडुअल प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए, जो केमिकल आप यूज करेंगे वो थोड़ी टाइम बाद भी, अगर फिल्ट्रेशन के बाद भी अगर कोई रिकंटामिनेशन हो जाता है वाटर में, उसको भी हाँ वो टेक केयर कर सकता है, उसको भी वो डिसइंफेक्ट कर सकता है। ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए। इट शुड बी अनऑब्जेक्शनेबल, इकोनॉमिकल एंड मेजरेबल। ठीक है, जो भी हम केमिकल यूज करेंगे वो मेजरेबल होना चाहिए। अगर मेजरेबल नहीं हो तो कितने यूज करेंगे वो पता नहीं होना चाहिए, हमें पता नहीं चलेगा वो कितना अमाउंट यूज कर पाएंगे या नहीं। तो इसलिए वो जो भी केमिकल हम यूज करेंगे वो मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये है व्हाट इज द डिसइंफेक्शन एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिसइंफेक्शन। अब देखते हैं मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, कौन सी मेथड में हम डिसइंफेक्ट करें। पहले बात है डिसइंफेक्शन बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर को बॉइल करेंगे तो जो भी बैक्टीरिया हो वो मर जाएगा, एक सिंपल प्रोसेस। इसीलिए डॉक्टर लोग जनरली जब भी कोई तबीयत खराब होता है गर्म पानी पीने के लिए कहते हैं। गर्म पानी पीने का एक ही एडवांटेज है, उसमें जो भी ड्रिंकिंग वाटर में जो भी इम्प्योरिटी, जो भी बैक्टीरिया है वो सारा का सारा डिसइंफेक्ट हो जाएगा। तो एक में ये सिंपल मेथड है और ये बहुत सदियों से चल रहा है ये प्रोसेस, डिसइंफेक्शन बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। उसके बाद डिसइंफेक्शन विद इन ओजोन जो ये है ओजोन गैस है, उसके थ्रू हम वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं। उसके बाद डिसइंफेक्शन थ्रू लाइम के एक्सेस लाइम यूज करके वाटर को डिसइंफेक्ट करेंगे। डिसइंफेक्शन थ्रू यूवी लाइट, ये कहाँ पे यूज होता है? सब लोग ने ये डिसइंफेक्शन थ्रू यूवी लाइट देखा होगा, कहाँ पे यूज होता है? सब यूज करता है, लेकिन कौन सी यूनिट में यूज होता है कोई बता सकता है? डिसइंफेक्शन थ्रू यूवी लाइट, यूवी रे के जरिए वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं। सबने देखा होगा, सबने यूज भी कर चुका होगा उस इंस्ट्रूमेंट, कोई बता सकता है? आरओ में सर। हाँ आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस उसमें भी होता है। और एक्वागार्ड तो सबने यूज किया। एक्वागार्ड में ये यूवी लाइट के जरिए वहां पे डिसइंफेक्ट होता है। उसके बाद डिसइंफेक्शन विद आयोडीन और ब्रोमीन के थ्रू हम वाटर को डिसइंफेक्ट कर पाएंगे। और डिसइंफेक्शन थ्रू क्लोरीन, और इसे सिंपल नाम है क्लोरिनेशन, और ये ज्यादा यूज होता है। क्लोरिनेशन ही हम जो भी हम म्यूनिसिपल वाटर से ज्यादा हम हमको वाटर को यूज करेंगे तो उसमें यूवी लाइट हम कितना दे पाएंगे, इतना नहीं दे पाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्लोरिनेशन होता है। यूवी लाइट जनरली स्मॉल यूनिट, जैसे एक्वागार्ड हो गया, जो अपनी घर पे अपना इंडिविजुअल हाउस में यूज करने के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट करवाएंगे उसमें यूवी लाइट हम दे नहीं पाएंगे। उसके लिए वहाँ पे हम क्लोरिनेशन यूज होता है। हाँ कुछ बोल रहे हो? और क्लोरीन हैज बीन फाउंड टू बी बेस्ट एंड मोस्ट आइडियल डिसइंफेक्टेंट। जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक बताया, सारा कैरेक्टरिस्टिक क्लोरीन में अवेलेबल है, वो आइडियल है और वर्ल्ड वाइड यूज होता है। ठीक है, द टर्म क्लोरिनेशन इज कॉमनली इंडिकेटेड इन डिसइंफेक्शन। तो हम जब भी हम डिसइंफेक्शन की बात करेंगे तो ये हमारे माइंड में एक ही आएगा, क्लोरिनेशन, और सारा जो यूनिट है वो हमारे दिमाग से चला जाएगा, क्योंकि हम क्लोरिनेशन वर्ल्ड वाइड यूज होता है, हर जगह यूज होता है, जनरली यूज होता है। तो जब भी क्लोरिनेशन होता है मतलब क्लोरिनेशन का मतलब कभी कभी डिसइंफेक्शन होता है। क्लोरिनेशन इज इक्वल टू डिसइंफेक्शन, ऐसे करके हम हमारे दिमाग में आ गए। तो कितने यूज होता है? तो क्लोरिनेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी टू वाटर टू डिसइंफेक्ट। इट इज नॉट क्लोरिनेशन। तो क्लोरीन को वाटर को ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं क्लोरिनेशन। तो क्लोरिनेशन जब हम वाटर में मिक्स करेंगे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सारा केमिकल रिएक्शन है, और ये जो केमिकल रिएक्शन है वो पीएच वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा।
ठीक है, अगर वाटर का पीएच ग्रेटर देन 5 है, 5 से ज्यादा है, तो वाटर क्लोरीन के साथ वाटर ऐड करने के बाद हाइड्रोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है। ठीक है, ये बहुत ही हाइड्रोक्लोरस एसिड ये बहुत ही इफिशिएंट है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरस एसिड। ठीक है, उसके बाद है अगर हाइपोक्लोरस एसिड अनस्टेबल, ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, वो पीएच जनरली अगर ग्रेटर देन 8 होता है, पीएच अगर ग्रेटर देन 8 होता है तो क्या होता है, तब ये हाइड्रोक्लोरस एसिड डिसोसिएट हो जाता है, अपने आप टूट जाता है और हाइड्रोजन आयन और हाइपोक्लोराइड आयन जनरेट होता है। ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, फिर भी इफेक्टिव है, लेकिन HCl हाइपोक्लोराइड एसिड ज्यादा इफेक्टिव है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके जनरली जो वाटर का पीएच वैल्यू है 8 या तो 6.5 टू 7.5 ऐसे करके उसी 7 के आसपास रखेंगे, जैसे करके हाइपोक्लोरस एसिड ज्यादा मात्रा में रहे और ज्यादा अच्छे से डिसइंफेक्ट हो पाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम पीएच वैल्यू क्या क्या होने के बाद कौन सी जब हम क्लोरीन वाटर में ऐड करेंगे तो उस डिफरेंट पीएच वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट कंपोनेंट रहता है। अगर मान लो पीएच वाटर का पीएच 0 to 5 है तो क्लोरीन रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर किसी भी वाटर का पीएच अगर 0 to 5 है तो उस वाटर में अगर क्लोरीन डालेंगे, क्लोरीन रिएक्ट नहीं होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। उसके बाद आप देखते हैं पीएच वैल्यू 5 से 7, अगर किसी वाटर का पीएच वैल्यू 5 से 7 है तो क्या होता है, all are HCl does not dissociate, HCl dissociate तो भी होगा जब 8 से ज्यादा होगा, और pH इक्वल टू अगर 7 हो तो इक्वल अमाउंट ऑफ HCl और OCl माइनस दोनों इक्वल अमाउंट में रहेगा, और pH अगर ग्रेटर देन 7 और लेस देन 10 है तो हायर अमाउंट ऑफ OCl माइनस और स्मॉलर अमाउंट ऑफ HCl माइनस, ये ज्यादा है, और ग्रेटर देन 10 है तो ऑल आर HCl, कोई ऑल आर OCl माइनस नॉट HCl। तो इसीलिए हम ये वैल्यू को यूज करेंगे 5 to 7, जिसमें ज्यादा मात्रा में HCl रहेगा और ज्यादा अच्छे से डिसइंफेक्ट होगा। HCl बहुत ही इफेक्टिव है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है, तो ये जनरल शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन इसीलिए लिखा है तो आपको सारा स्टूडेंट को ये क्लियरली समझ में आता है क्या हो रहा है। तो इसीलिए एग्जाम में जनरली आता है हाइपोक्लोराइड एसिड ज्यादा इफेक्टिव है या हाइपोक्लोराइड एसिड इफेक्टिव है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है हाइपोक्लोराइड एसिड होगा या हाइपोक्लोराइड आयन होगा। तो इसीलिए अगर ये इक्वेशन अगर पिक्चर की तरह अपने स्टूडेंट का सामने रहेगा, दिमाग में ऐसे पिक्चर बढ़ जाएगा तो अच्छे से वो आंसर दे पाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर डाटा वैल्यू अगर याद करके रटने के बाद उधर कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऐसे पिक्चर अगर दिमाग में क्लियरली रहेगा तो स्टूडेंट का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आंसर देने में। ठीक है, तो ये जनरली देखो हाइपोक्लोराइड एसिड जनरली 80 टाइम्स, ये 80 टाइम्स यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव है देन OCl माइनस। ठीक है, हाइपोक्लोराइड एसिड हाइपोक्लोराइड आयन से 80 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है टू किल द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसलिए हम जनरली जो वाटर का जो पीएच वैल्यू है 7, ठीक है 5 to 7 से कम रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगा, लेकिन 6.5 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा पीएच वैल्यू ज्यादा होगा तो एसिडिक हो जाएगा, और एसिड वाटर हम पी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए 6.5 to 7 के बीच में अगर पीएच रहेगा तो बहुत ही बेस्ट है, अगर ऐसे नहीं रह पाएगा तो 6.5 to 7.5 ये वो बेस्ट है। उसके बाद और जो क्लोरीन में क्या है, द क्लोरीन विल इमीडिएटली रिएक्ट विद अमोनिया प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वेरियस क्लोराइन। अगर क्लोरीन में अगर वाटर में अगर एमोनिया रहेगा तो क्लोरीन एमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए कोई भी अगर ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरिनेशन के पहले जितना भी एमोनिया वगैरह है वो सब हम रिमूव कर देंगे, तो इसी टाइप में रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। जस्ट एक बार ये एमोनिया के साथ क्लोरीन ऐड करके मोनोक्लोरामीन, डाइक्लोरामीन, नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामीन, ये सारा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम क्लोरिनेशन यूज करेंगे तो उससे पहले एमोनिया को रिमूव कर देंगे। ठीक है, आप देखते हैं डोजेस कितना अमाउंट ऑफ हम डोज क्लोरीन यूज करेंगे, तो इसका टेस्टिंग है, क्लोरीन टेस्ट हम करेंगे। तो व्हाट इज डोज?
The amount of chlorine required for a water depends upon the organic and inorganic impurity present in water. वाटर में जो भी प्रेजेंट इम्प्योरिटीज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये क्लोरीन वहां पे कितना अमाउंट चाहिए। तो हाँ, अब इसके नेक्स्ट पिक्चर में हम अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा, इसी टाइप में पिक्चर में अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा। जब हम क्लोरीन ऐड करेंगे, क्लोरीन कैसे कंज्यूम होता है वाटर में, क्लोरीनेशन हम डिसइंफेक्शन के लिए ऐड करेंगे, ठीक है। तो वाटर में जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, ठीक है। तो क्या है, पहले जो क्लोरीन हम यहाँ पे वाई एक्सिस में देंगे कितना रेसिडुअल क्लोरीन, रिएक्शन के बाद कितने अमाउंट ऑफ क्लोरीन रह जाता है, और एक्स एक्सिस में देंगे वाटर ऐड हो रहा है कितना, हमको सॉरी क्लोरीन ऐड कर रहा है, एडिशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो जैसे जैसे ए पॉइंट तक यहाँ पॉइंट तक जितना भी क्लोरीन हम ऐड करेंगे पूरा का पूरा ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर में, मैंगानीज, आयरन, सल्फाइड, ये सारा क्या करेगा, क्लोरीन को कंज्यूम कर लेगा और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट फॉर्म कर लेगा। तो ये इसके रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर क्लोरीन को ऐड करेंगे तो उसके बाद जो ऑर्गेनिक क्लोरोएमिन, ये जो एमोनिया से एमोनिया अगर रह जाएगा वाटर में, तो एमोनिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी रह जाएगा उसके साथ रिएक्ट करेगा और ये क्लोरामीन क्लोरोऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। और क्लोरामीन और क्लोरोऑर्गेनिक कंपाउंड भी थोड़ा बहुत बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए काम आता है, थोड़ा बहुत, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ये ड्रॉ एसिड टाइप का होता है, रेसिडुअल इफेक्ट। मतलब जो भी हम क्लोरीन कंपाउंड फॉर्म होगा वो बैक्टीरिया को किल कर पाएगा कि नहीं, उसका वो है जनरली क्लोरीन रेसिड्यू, ठीक है, रेसिडुअल इफेक्ट। तो इसमें इनऑर्गेनिक जो भी कंपोनेंट है वो बैक्टीरिया को नहीं किल कर पाएगा। उसके बाद जो एमोनिया और ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो थोड़ा बहुत एमोनिया को किल कर पाएगा। इसीलिए हम जब यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे ग्राफ भी थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा कंपोनेंट थोड़ा बहुत रेसिडुअल इफेक्ट देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बी पॉइंट में आ गया, यह तो क्लोरीन आ गया ऐड करते वो क्लोरीन ऐड कर रहा है। उसके बाद अगर आप क्लोरीन ऐड करेंगे तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन होगा, ज्यादा क्लोरीन का ज्यादा ऐड करेंगे तो उसके बाद ये जो भी यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ना क्लोरामीन क्लोरोऑर्गेनिक कंपाउंड, वो थोड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। तो डिस्ट्रक्शन होगा तो रेसिडुअल इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ थोड़ा डाउन होगा, इस पॉइंट में आएगा, तो इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट। उसके बाद अगर आप वाटर जितना वाटर ऐड करेंगे उतना वाटर फ्री क्लोरीन वाटर में रह जाएगा, इसे फ्री रेसिड्यू कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो जो है कंबाइंड क्लोरीन, ठीक है, इसे कहते हैं कंबाइंड रेसिड्यू, उसके बाद फ्री रेसिड्यू। इसीलिए इस पॉइंट को कहते हैं, जिस पॉइंट में ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरीन, जिस पॉइंट में आप क्लोरीन जिस पॉइंट तक क्लोरीन ऐड करने के बाद एज ए फ्री क्लोरीन एफियर हो जाता है, उसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है। और ये जो जितने अमाउंट यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे मान लो 10 मिलीग्राम पर लीटर, 10 मिलीग्राम पर लीटर यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्लोरीन डिमांड, ठीक है। तो क्लोरीन डिमांड, और क्लोरीन डिमांड के बाद थोड़ा बहुत हम वाटर ऐड करेंगे, 2.2 ppm तक ज्यादा क्लोरीन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे और भी 0.2 ppm यहाँ पे ऐड कर दिया, तो क्लोरीन डिमांड प्लस 0.2 ppm दोनों के कहते हैं डोज ऑफ क्लोरीन डोज। टोटल हमें इतने अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वाटर का पहले बेसिक ये आपका मेन है, वाटर कंजम्पशन कहते हैं पहले का जो क्लोरीन है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसके बाद थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंज्यूम कर लेगा, उसके बाद जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होगा वो डिस्ट्रक्शन में ऐड होगा और अप टू ब्रेक पॉइंट आ जाएगा, मतलब इसके बाद कोई क्लोरीन कंजम्पशन नहीं होगा। उसके बाद जितना क्लोरीन हम ऐड करेंगे उतना फ्री हो, उतना ही एज ए क्लोरीन वाटर में रह जाएगा, ठीक है। तो वो है क्या है, इसीलिए कहते हैं, इसको कहते हैं फ्री रेसिडुअल। और जो भी हम क्लोरीन कंबाइंड फॉर्म में रहता है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो भी कंबाइंड फॉर्म है, कहते हैं कंबाइंड रेसिडुअल। तो ये ग्राफ है हमारा वाटर कंजम्पशन का ग्राफ है, वाटर में वाटर कैसे क्लोरीन कैसे कंजम्पशन है, ठीक है। सबको समझ में आया, क्लियर। इसके बाद आप डोज करेंगे, ये तो डोज मैंने बोला ना, ये डोज के बारे में आएगी। डोज के बारे में ये पे भी हम बता सकते हैं, यहाँ पर तो क्लोरीन इतना का अमाउंट ऑफ क्लोरीन तो ऐड ही करना पड़ेगा,
तो इसे कहते हैं कंजम्पशन ऑफ वाटर, दैट इज क्लोरीन डिमांड फॉर वाटर। उसके बाद हम थोड़ा बहुत ज्यादा फ्री रेसिड्यू ऐड करेंगे। मान लो यहाँ पे 10 मिलीग्राम आ गया, उसके बाद +0.2 इतना हम ज्यादा क्लोरीन के ऐड करेंगे फ्यूचर रिकॉन्टामिनेशन के लिए। वो जो रेसिडुअल इफेक्ट है ना, फ्यूचर रिकॉन्टामिनेशन, ठीक है। तो 10.2 हमारा होगा डोज ऑफ क्लोरीन और 10 होगा हमारा क्लोरीन डिमांड, ठीक है। वाटर क्लोरीन डिमांड 10 है, अगर 10 + 0.2 वो होगा हमारा क्लोरीन सॉरी डोज ऑफ क्लोरीन। म्यूनिसिपल से जितने भी वाटर हम पी रहे हैं ना, जो भी म्यूनिसिपल वाटर हम ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं, सारा क्लोरीनेटेड होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बीटा टेस्ट आता है। जब भी कोई ट्रीटेड यूनिट आता है ना, तो बीटा होता है, वो तो सेफ ही है, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो तो गुड डिसइंफेक्टेंट है, वो बैक्टीरिया को किल करेगा, लेकिन हमारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए थोड़ा हम लिमिट में उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने हर स्टेप बताया था, वो यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख रखा है। जो भी ग्राफ में मैंने बताया वो पूरा लिख दिया, एक बार पढ़ लेना, बस समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम ज्यादा क्या ये जो फ्री क्लोरीन हम थोड़ा देते हैं, उसको क्यों देते हैं? फ्री क्लोरीन में एक एडवांस है, फ्री क्लोरीन का जो बैक्टीरिया को डिसइंफेक्ट करने का जो भी पावर है, वो 25 टाइम ज्यादा पावर है विद रिस्पेक्ट टू कंबाइंड क्लोरीन। कंबाइंड क्लोरीन जो है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहता है, कंपाउंड के साथ रहता है मिलजुल के, कंबाइंड जो क्लोरीन है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत फ्री क्लोरीन वहाँ पे दे देता है। तो फ्री क्लोरीन हम वहाँ पे रहेगा तो वाटर के वहाँ पे ज्यादा डिसइंफेक्ट होता है। इसलिए हम जनरली 0.2 ppm हम ज्यादा क्लोरीन ऐड करते हैं एज ए फ्री क्लोरीन। तो the amount of chlorine added to water is known as dose of chlorine. It is determined by laboratory test. Laboratory test में हम ये determine करते हैं। So the amount of chlorine remain at the end of specific contact period is known as free chlorine. So the difference between the amount of chlorine added to the water and the free chlorine is known as chlorine demand. ठीक है। उसके बाद the dose of chlorine at which the free chlorine residue is 0.2 mg per liter after a contact period of 10 period is known as optimum dose. ठीक है, जिस डोज में 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ये फ्री क्लोरीन रहता है उसे कहते हैं ऑप्टिमम डोज, ठीक है। और ये रेसिडुअल जो क्लोरीन इफेक्ट है वो फ्यूचर रिकॉन्टामिनेशन के लिए यूज होता है। हम क्यों ज्यादा यूज करेंगे, 0.2 मिलीग्राम हम फ्री क्लोरीन हम ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, वो क्यों ऐड करेंगे, वो फ्यूचर रिकॉन्टामिनेशन को रोकने के लिए। मान लो वाटर जब पाइप के थ्रू सप्लाई होगा उसमें थोड़ा कॉन्टामिनेशन हो जाए, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए हम 0.2 मिलीग्राम ज्यादा क्लोरीन को हम ऐड कर देंगे, वो उसको काउंटरएक्ट कर लेगा। क्लियर सबको? व्हाट इज कंबाइंड क्लोरीन, व्हाट इज फ्री क्लोरीन, व्हाट इज द डोज, व्हाट इज द वाटर डिमांड, सॉरी व्हाट इज द क्लोरीन डिमांड, व्हाट इज द ऑप्टिमम डोज। एक बार देख लेना और भी क्लियर हो जाएगा। और ये लेबोरेटरी टेस्ट में है, हम टेस्ट करेंगे लैब में फ्री क्लोरीन डिटरमिनेशन। अप टू दिस किसी को क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके थैंक्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का बहुत सारे टाइप है, प्लेन क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, डबल क्लोरीनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन, डी क्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशन क्या है, जस्ट हम वाटर को क्लोरीनेशन, दिस इज इंडिकेटेड ओनली द क्लोरीन ट्रीटमेंट और नो अदर ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन टू रॉ वाटर। जनरली इमरजेंसी के टाइम में, मैंने जैसे बताया था, इमरजेंसी के टाइम में वाटर को जस्ट डिसइंफेक्ट करके हम बैटलफील्ड में भेज देते हैं, तो उसी के टाइम उससे उस क्लोरीनेशन को कहते हैं प्लेन क्लोरीनेशन। कोई और अदर ट्रीटमेंट, ना सेडिमेंटेशन, ना फिल्ट्रेशन, ना स्किनिंग, कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं देंगे, सिर्फ डिसइंफेक्टेंट ट्रीटमेंट है क्लोरीनेशन देंगे, उससे कहते हैं प्लेन क्लोरीनेशन। उसके बाद प्री क्लोरीनेशन। प्री क्लोरीनेशन क्या है, प्री क्लोरीनेशन है वाटर को अगर आप फिल्ट्रेशन के पहले वाटर को अगर क्लोरीन ट्रीटमेंट देंगे जो डिसइंफेक्ट करेंगे, प्री क्लोरीनेशन प्रोसेस अप्लाइंग क्लोरीन टू द वाटर
बिफोर फिल्ट्रेशन और अदर बिफोर कोआगुलेशन। कोआगुलेशन या फिल्ट्रेशन के पहले अगर हम क्लोरीन ट्रीटमेंट दे देंगे तो उसे कहते हैं प्री क्लोरीनेशन। उसके बाद पोस्ट क्लोरीनेशन, अगर फिल्ट्रेशन के बाद जो अगर ट्रीटमेंट देंगे पोस्ट क्लोरीनेशन, ये जनाने हम पोस्ट क्लोरीनेशन यूज करते हैं। उसके बाद डबल क्लोरीनेशन, हम 2 बार क्लोरीनेशन कर सकते हैं, एक बार फिल्ट्रेशन से पहले क्लोरीनेशन करेंगे, उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद में क्लोरीनेशन करेंगे। तो इसी के अगर दोनों दो टाइम क्लोरीनेशन करेंगे तो उसे कहते हैं डबल क्लोरीनेशन। उसके बाद ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, जो फिगर हमने दिखाया था वो है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ठीक है, वो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। अब जितने हम ऑप्टिमम डोज तक हम वाटर को यूज करेंगे, क्लोरीन को यूज करेंगे, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ठीक है। द ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन इज अ टर्म व्हिच गिव एन आइडिया ऑफ द एक्सटेंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू द वाटर। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन में हम क्लोरीन डोज को डिटरमाइन कर पाएंगे, वो बहुत ही इफिशिएंट है, इकोनॉमिक है, ठीक है, इसलिए हम ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन ही ज्यादा यूज करें। और इसका जनरली जो ये है, दिस प्रैक्टिस टू ऐड क्लोरीन बियॉन्ड द पॉइंट दस टू एंश्योर रेसिडुअल 0.2 to 0.3 मिलीग्राम पर फ्री क्लोरीन। फ्री क्लोरीन हम लेंगे 0.2 to 0.3 मिलीग्राम पर लीटर फ्री क्लोरीन लेंगे टू टेक केयर ऑफ फ्यूचर रिकॉन्टामिनेशन। सुपर क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ 5 to 15 मिलीग्राम पर लीटर अगर वाटर ऐड करेंगे मैक्सिमम, वो ऑप्टिमम लिमिट में कुछ नहीं है, हम ज्यादा क्लोरीन ऐड कर देंगे, उसे कहते हैं सुपर क्लोरीनेशन, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्लोरीन। तो वो कब ऐड करेंगे, तो ज्यादा क्वांटिटी हाईली पोल्यूटेड है, कोई वाटर हाईली पोल्यूटेड है, उसके लिए ज्यादा क्लोरीन जरूरत होता है, उसे कहते हैं सुपर क्लोरीनेशन। नेक्स्ट ज्यादा अमाउंट ऑफ हम क्लोरीन को ऐड करेंगे, उसे कहते हैं सुपर क्लोरीनेशन। उसके बाद डीक्लोरीनेशन, तो डीक्लोरीनेशन जानने सुपर क्लोरीनेशन, कोई भी वाटर में अगर सुपर क्लोरीनेशन दे देंगे तो उसको डीक्लोरीनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन अगर ड्रिंकिंग वाटर में रहेगा वो हम पी नहीं पाएंगे, इतना बिटर टेस्ट है वो हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा नहीं है, तो उसको सुपर क्लोरीनेशन के बाद डीक्लोरीनेशन करना पड़ेगा। डीक्लोरीनेशन, ठीक है, तो क्लोरीन अमाउंट है वो परमिसिबल लिमिट में लाने के लिए फ्री क्लोरीन है वो 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर लीटर इस अमाउंट में लाएंगे, तो उसके लिए हम डीक्लोरीनेशन यूज करेंगे। तो ये सारा क्लोरीनेशन का प्रोसेस है। अप टू दिस किसी का कोई क्वेश्चन? बहुत इजी है, एक बार पढ़ लेना तो सब समझ में आ जाएगा। नहीं अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन हम कैसे ऐड करेंगे? क्लोरीन एज ए क्लोरीन गैस हम ऐड कर सकते हैं, लिक्विड क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर वो भी वन टाइप ऑफ क्लोरीन। तो कभी कभी टाइम में वाटर का क्वालिटी खराब हो जाए ना, तो किसी जगह पे ब्लीचिंग पाउडर दे देते हैं वाटर को क्वालिटी अच्छा करने के लिए, तो क्या करें वो जो बैक्टीरिया है वो किल कर देगा और अच्छा हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। गाँव में यूज होता है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी में ब्लीचिंग पाउडर ड्रेन के आसपास में ब्लीचिंग पाउडर दे देते हैं। क्यों देता है? वो भी जो भी बैक्टीरिया है वो उसको पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारते हैं, इसीलिए ड्रेन के आसपास ही म्यूनिसिपैलिटी कभी कभी देखोगे ब्लीचिंग पाउडर वो स्प्रे करता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन रहता है, क्लोरीन बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरिया किलिंग में काम आता है, ठीक है। क्लोरामीन यूज कर सकते हैं हम। तो ये है वेरियस फॉर्म, इसी फॉर्म में हम क्लोरीन को वाटर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का यही है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलो।